प्रिय विद्यार्थियों, प्रीवियस लेक्चर में हम बात कर रहे थे मूल अधिकार अर्थात फंडामेंटल राइट्स की। ठीक है, उन लेक्चर्स में हमने जाना कि मूल अधिकार का उद्भव कैसे हुआ, मूल अधिकार क्या होते हैं, मूल अधिकार की विशेषताओं को हमने जाना, भारत में इनकी मांग किस प्रकार से होती है ब्रिटिश भारत के अंतर्गत, और फिर स्वतंत्र भारत के अंतर्गत किस प्रकार इनको हमने भारतीय संविधान में शामिल किया। और साथ ही में हमने मूल अधिकारों के बारे में जाना कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार कितने थे, वर्तमान में कितने हैं, कौन सा हटा दिया गया, कब हटाया गया, किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया। साथ ही में हमने अनुच्छेद 12 के अंतर्गत आने वाली राज्य की परिभाषा को जाना और अनुच्छेद 13 के अंतर्गत जो आच्छादन का सिद्धांत है, ठीक है, पृथककरण का सिद्धांत है, और उसके अलावा अधित्याग का जो सिद्धांत था जिसमें विधि शब्द को भी परिभाषित किया गया था, उसको हमने जाना। आज हम बात करेंगे हमारे पहले मूल अधिकार की, जिसका नाम है राइट टू इक्वलिटी, समानता का मूल अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 14 की मैं बात करता हूं। अनुच्छेद 14, 15, 16 और 17 और 18 इन सभी आर्टिकल में आपको इक्वलिटी की बात देखने को मिलेगी, समानता की बात देखने को मिलेगी। तो मैं बात कर रहा हूं अनुच्छेद 14 की। देखिए, अनुच्छेद 14 में दो बातें कही गई है, क्या समझिएगा। देखिए, अनुच्छेद 14 में पहली बात कही गई है विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, और दूसरी बात कही गई है विधि के संरक्षण में समानता, विधि के समक्ष समानता और विधि के संरक्षण में समानता। ठीक है, अगर मैं विधि के समक्ष समानता की बात कर रहा हूं तो भारतीय संविधान में ये जो विधि के समक्ष समानता की भावना है, ये कहां से ली गई है? ये ब्रिटेन से ली गई है। और विधि के संरक्षण में समानता जो है, ये अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। कहां से? अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। ठीक है दोस्तों, अब इसे हम थोड़ा सा समझते हैं कि विधि के समक्ष समानता और विधि के संरक्षण में समानता से क्या तात्पर्य है। ठीक है, देखिए, विधि के समक्ष समानता और विधि के संरक्षण में समानता, दरअसल अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि भारत में विधि अर्थात जो कानून है, जिसे अनुच्छेद 13 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है, कि उसके समक्ष जो है वो सभी लोग समान होंगे। यानी कि भारत में चाहे कोई महिला है, चाहे पुरुष है, अमीर है, गरीब है, ठीक है, उसके अलावा महिला है, पुरुष है, किसी भी धर्म का है, किसी भी लिंग का है, वो सभी जो है वो कानून की नजर में समान होंगे। यानी कि भारत में विधि या कानून किसी व्यक्ति के साथ केवल उसके धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश या जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। और साथ में कहा गया है कि विधि के संरक्षण में भी समानता होगी, यानी कि कानून सबके लिए एक जैसा होगा, सबके साथ वो समान स्थितियों में, समान परिस्थितियों में समान व्यवहार करेगा। जैसे अगर मैं उदाहरण के लिए आपसे कहूं, जैसे मान लीजिए भारतीय दंड संहिता जो है वो कहती है कि मान लीजिए हत्या के लिए सजा के प्रावधान जो है वो 7 साल है। तो यहाँ पर मैं आपको जस्ट उदाहरण के लिए बता रहा हूं, ठीक है, ज्यादा भी हो सकती है, कंफर्म नहीं है इस बारे में। तो वो 7 साल की जो सजा है वो हिंदू के लिए भी उतनी है जितनी वो मुस्लिम के लिए है, वो महिला के लिए भी 7 है, वो पुरुष के लिए भी 7 है, वो अमीर के लिए भी 7 है और वो गरीब के लिए भी 7 ही है। यानी कि समान स्थितियों में, समान परिस्थितियों में जो कानून है वो सबके साथ एक जैसा रवैया रखेगा, एक जैसा ट्रीटमेंट रखेगा, एक जैसा संरक्षण रखेगा। ठीक है, एक प्रसिद्ध विधि शास्त्री है, ब्रिटिश विधि शास्त्री डाइसी जो है वो अनुच्छेद 14 को ही भारतीय संविधान का मूलभूत तत्व मानते हैं, मूल शासन मानते हैं विधि के शासन का। ठीक है, और अनुच्छेद 14 जो है वो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में भी शामिल है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि भारत में जो कानून का शासन होगा, विधि का शासन होगा, और ये विधि जो है ये सबके लिए समान होगी और सबके साथ एक जैसा ही व्यवहार रखेगी। सवाल यहां से नहीं पूछा जाता, दरअसल सवाल पूछा जाता है इसके कुछ अपवाद के बारे में। भारतीय संविधान के अंदर ही कुछ ऐसे आर्टिकल मौजूद हैं जिनको पढ़ने से, देखने से लगता है कि ये अनुच्छेद 14 का सीधा सीधा उल्लंघन है, कहीं पर जन्म के आधार पर, कहीं पर लिंग के आधार पर, कहीं किसी अन्य आधार पर। उन अपवादों की हमें चर्चा यहां करना चाहूंगा, जैसे वो आपका अपवाद स्वरूप याद रखने, ध्यान रखिएगा। ठीक है,
जैसे अनुच्छेद 14 के मैं अपवादों की बात करूं तो देखिएगा, अनुच्छेद 14 के जो अपवाद हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। मैं आपको कुछ आर्टिकल आपके सामने रख रहा हूं, जिनको पढ़ने से देखने से लगेगा कि ये आर्टिकल 14 का जो है वो कहीं ना कहीं वायलेंस कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उल्लंघन कर रहे हैं। जैसे मैं बात करूंगा अनुच्छेद 15(3) की, आर्टिकल 15(3) की। आर्टिकल 15(3) के अंतर्गत राज्य को यह अधिकार दिया गया है, किसको अधिकार दिया गया दोस्तों? राज्य को यह अधिकार प्राप्त है कि वह महिला, किसके लिए? महिला तथा बच्चों के लिए, किसके लिए दोस्तों? महिला तथा बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। महिला तथा बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है और करता भी है दोस्तों। जैसे बच्चों को यौन हिंसा से बचाने के लिए भारत सरकार ने पॉक्सो एक्ट जैसे कठोर कानून का निर्माण किया है। ठीक है, महिलाओं को घरेलू हिंसा या अन्य प्रकार की हिंसाओं से बचाने के लिए विभिन्न प्रकार के कानूनों का निर्माण किया है। ठीक उसी प्रकार यदि हम देखें तो प्रसूति अवकाश को इसमें देख सकते हैं। जैसे अगर कोई महिला कर्मचारी है और वो प्रेग्नेंट है तो उसे 9 महीने का सवैतनिक अवकाश दिया जाता है। क्या उसके जो हस्बैंड है यदि वो भी कर्मचारी है उसी विभाग में, तो क्या उसे भी 9 महीने का सवैतनिक अवकाश दिया जाता है? नहीं दिया जाता है। तो देखा जाए तो क्या ये लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं है? जैसे हाल ही में केजरीवाल सरकार ने महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की घोषणा की और वहां पर महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा भी है। क्या पुरुषों के लिए क्यों नहीं की? क्या ये लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं है? अगर देखा जाए तो ट्रेन में, मेट्रो ट्रेन में महिलाओं के लिए एक अलग से स्पेशल रिजर्व डिब्बे रहते हैं, जबकि आपको खूब अच्छा रिजर्वेशन का टिकट लेने के बावजूद भी आपको रेलवे में जगह नहीं मिलती। ठीक है, तो क्या ये लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं है? प्रथम दृष्टिया देखा जाए तो ये लिंग के आधार पर भेदभाव है। किंतु ध्यान रखिए दोस्तों, यह सामाजिक न्याय की श्रेणी में आता है। यही तो सामाजिक न्याय है जिसमें सरकार उन हिस्सों, समाज के उन हिस्सों के लिए कार्य कर रहा है, उन हिस्सों के लिए कानून बना रहा है जो दबे हुए हैं, किसी और रूप से शोषित हैं। तो समाज में महिला और बच्चे ये दो ऐसे वर्ग हैं जिनके अधिकारों का सबसे ज्यादा हनन होता है, जो सबसे ज्यादा हिंसा या अपराधों का शिकार होते हैं। तो क्या सरकार का यह कर्तव्य नहीं है कि वो इन महिला और बच्चों को इन हिंसाओं से, इन अपराधों से बचाने के लिए कुछ कठोर कानूनों का निर्माण करे? बिल्कुल जरूरत है। यही तो सामाजिक न्याय है। तभी तो भारत में रेप केस के आरोप में पहले फांसी की सजा नहीं होती थी, लेकिन अब होती है। उसकी वजह यह है ताकि भारत में रेप जैसी घटना, ये जो घटना, तो ये घटना बहुत छोटा शब्द है इनके लिए। ठीक है, ऐसे लोगों पर अंकुश लगाया जा सके, लगाम लगाया जा सके, इसलिए ऐसे कानूनों की जरूरत है। और सामाजिक न्याय जो है वो सर्वोपरि माना जाता है। समाजवाद के अंदर सामाजिक न्याय के ही यही तो सबसे महन है, जिसमें समाज के पिछड़े वर्गों के लिए कार्य किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ठीक इसी प्रकार का एक और आर्टिकल आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बता दूं, अनुच्छेद 15(4), अनुच्छेद 15(4) जो है उसमें राज्य को यह अधिकार दिया है कि वह राज्य के सामाजिक या किस रूप से, शैक्षणिक रूप से, किस रूप से दोस्तों, शैक्षणिक रूप से, सामाजिक या शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए, शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए प्रावधान कर सकता है, चाहे वो आरक्षण का हो, चाहे अन्य किसी प्रकार, चाहे विधानमंडलों में आरक्षण हो। ठीक है, राजकीय विद्यालयों में, राजकीय विश्वविद्यालयों में या अन्य जगहों पर जितना भी आप आरक्षण देखते हो वो सामाजिक या आर्थिक शैक्षणिक पिछड़ापन के आधार पर ही तो होता है। तो देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं वर्ग के आधार पर भेदभाव है कि नहीं, SC, ST, OBC के आधार पर। लेकिन दूसरी नजर से देखो, ये सामाजिक न्याय की श्रेणी में भी आता है। किंतु आपको ये कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जो आपको अपवाद स्वरूप याद रखने हैं। ठीक है, ठीक इसी प्रकार अनुच्छेद 16(4) भी है। कौन सा दोस्तों? अनुच्छेद 16(4), जिसमें सरकारी नौकरियों में, किसमें दोस्तों, सरकारी नौकरियों में समाज के पिछड़े हुए नागरिकों को, किसको, पिछड़े हुए नागरिकों को आरक्षण का प्रावधान दिया गया है। ठीक है, तो सरकारी नौकरी में आरक्षण का प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 16(4) में मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 15(3), 15(4), 16(4) ये अनुच्छेद 14 के कहीं ना कहीं
अपवाद हैं, लेकिन दूसरी नजर से इन्हें देखें तो ये सामाजिक न्याय की श्रेणी में आते हैं। और जो हमारे एग्जाम में जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, देखिए वो एक आर्टिकल है अनुच्छेद 31 ग या सी। एक सबसे ज्यादा पूछा जाता है अनुच्छेद 105। दूसरा एक सबसे ज्यादा जो पूछा जाएगा वो है अनुच्छेद 195। ठीक है, इन आर्टिकल्स के बारे में जरूर याद रखिएगा और बहुत ध्यान से याद रखना है, क्योंकि ये बहुत सारे एग्जाम में रिपीटेड हो चुके हैं। ठीक है, वो पूछेगा सीधा सीधा कि अनुच्छेद 14 का अपवाद है, या फिर विधायकों को विशेष अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिए गए हैं, सांसदों को किस अनुच्छेद के तहत विशेष अधिकार प्राप्त है। ठीक है ना। 31 ग के संबंध में वो हमेशा से पूछता है कि निम्न में से किस आर्टिकल के संबंध में सर्वोच्च न्यायपालिका ने कहा कि जहां वह अनुच्छेद आएगा वहां से अनुच्छेद 14 चला जाएगा। ठीक है, देखिए मैं आपको समझाता हूं। अनुच्छेद 31 ग में कहा गया है कि राज्य यदि डीपीएसपी यानी कि राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य यदि डीपीएसपी के क्रियान्वयन हेतु, किसके लिए दोस्तों, क्रियान्वयन यानी कि लागू कराने के लिए, ठीक है, क्रियान्वयन हेतु कोई कानून बनाती है या किसी विधि का निर्माण करती है। ठीक है, विधि का निर्माण करता है या करती है, राज्य जो है करता है। ठीक है, तो उसे इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती, तो उस कानून को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वो आर्टिकल जो है अनुच्छेद 14 का क्या कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है। ठीक है, यदि सरकार को या राज्य सरकारों को, देखो राज्य सरकार का दायित्व है डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंतर्गत कि वो समाज की शांति व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखने के लिए विधि निर्माण कर सकता है। यदि मान लीजिए भारत का कोई राज्य कोई ऐसी भी विधि का कानून बनाता है, ऐसी विधि बनाता है जिसमें किसी खास वर्ग के लोगों के साथ या किसी खास व्यक्तियों के साथ किसी कानून के स्तर पर भेदभाव होता है, विधि के स्तर पर भेदभाव होता है, तो उसे अनुच्छेद 14 के ऊपर लागू नहीं किया जा सकता। यानी कि वो लोग इस आधार पर उस कानून को चुनौती नहीं दे सकते कि ये अनुच्छेद 14 का वायलेंस है। अनुच्छेद 31 ग में स्पेशल लिखा गया कि राज्य यदि डीपीएसपी के क्रियान्वयन हेतु यदि वह आवश्यक समझे तो ऐसी विधि का निर्माण कर सकता है और उसे अनुच्छेद 14 के आधार पर क्या नहीं किया जाएगा, रद्द नहीं किया जाएगा, अर्थात उसे चुनौती नहीं दी जाएगी। इसीलिए हमारी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहां अनुच्छेद 31 ग आता है वहां से अनुच्छेद 14 चला जाता है। क्या कहता है, जहां अनुच्छेद 31 ग आता है, जहां अनुच्छेद 31 ग या सी लिख सकते हो, ठीक है, ग आता है वहां से अनुच्छेद 14 चला जाता है, अनुच्छेद 14 चला जाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, बहुत बार कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। ठीक है, प्रीलिम्स लेवल के जो एग्जाम्स आते हैं उनमें ये पूछा जाता है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं आर्टिकल 105 की। तो देखिए अनुच्छेद 105 में क्या कहा गया है, देखिएगा अनुच्छेद 105 में कहा गया है कि भारत के सांसद या फिर हम कह सकते हैं संसद सदस्य या हम कह सकते हैं, मान लीजिए संसद की किसी समिति का सदस्य है, संसद समिति सदस्य जिनको आप नॉर्मल भाषा में एमपी बोलते हो, भारत के सांसद या संसद समिति के सदस्य या संसद के सदस्य अपनी कही गई किसी बात के लिए, अपनी कही गई किसी बात के लिए किसके प्रति जवाबदेह नहीं होंगे, न्यायपालिका के प्रति। किसके प्रति दोस्तों, न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे, न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे।
जैसे मान लीजिए कोई संसद सदस्य है, कोई एमपी है, और वो हमारी संसद में खड़े होकर कोई बात बोले, ठीक है ना, यानी कि वो लोगों से वादा कर दे कि मैं अगर हमें अगर वहां पर सरकार बनाने का फिर से मौका मिला तो हम लोगों को इतने लाख रुपए अकाउंट में देंगे, या कोई और बात वो बोल दे और बाद में वो उसे पूरी ना करे, तो हम इस बात को आधार बना के उसे न्यायपालिका में खड़ा नहीं कर सकते कि उस अनुच्छेद 14 का उल्लंघन कर रहा है। ठीक है, यानी कि अगर वो संसद के भीतर खड़े होकर कोई बात बोलते हैं, ठीक है, तो उस कही गई बात के लिए वो न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं है, आप उनको उस बात के लिए न्यायपालिका में खड़ा नहीं कर सकते। यह अनुच्छेद 105 जो है यह उनको विशेष अधिकार देता है। तो देखा जाए तो ये सीधे सीधे अनुच्छेद 14 का क्या है, उल्लंघन है, लेकिन विशेष अधिकार है, तो आपको यह अपवाद स्वरूप याद रखना जरूरी है। ठीक इसी प्रकार हम ध्यान रखेंगे कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 194 अनुच्छेद 194 ये यहां पे भी मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया है, इसे आप थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। 194 है ये, ठीक है, 194, ठीक है, ओके, और इधर भी 194, ठीक है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 194 जो है वो भारत के सभी विधायक, भारत के विधायकों, विधायक मतलब एमपी एमएलए जो होते हैं, या हम कहें विधानमंडल के सदस्यों को, ठीक है, विधानमंडल के सदस्यों को यह विशेष अधिकार देता है कि वो अपनी कही गई किसी बात के लिए न्यायपालिका के प्रति, किसके प्रति, न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे, किसके प्रति जवाबदेह नहीं होंगे, न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे। ठीक इसी प्रकार अगर एमएलए जो है वो भी हमारे विधानमंडल में खड़े होकर कोई बात बोल देते हैं तो वो अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, समझ लो। तो अनुच्छेद 105, ठीक है, और 194 ये आपको बड़े अच्छे से याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ आर्टिकल और हैं जो हमें देखने से लगता है कि कहीं ना कहीं वो अनुच्छेद 14 का वायलेंस कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं। जैसे मैं आपसे एक और आर्टिकल के बारे में चर्चा कर लेता हूं, वो आर्टिकल है अनुच्छेद 361, अनुच्छेद 361, जिसके अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति और राज्यपालों को, किसको दोस्तों, राष्ट्रपति और राज्यपालों को, भारत के राष्ट्रपति और राज्यपालों को विशेष अधिकार देता है। क्या देता है दोस्तों, विशेष अधिकार देता है। ठीक है, जैसे आपको पता होगा कि अनुच्छेद 361 में कहा गया है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल की पदावधि के दौरान उनके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी दंडिक कार्यवाही ना तो प्रारंभ की जा सकती है और ना ही चालू रखी जा सकती है। इतना बड़ा विशेष अधिकार है उनके पास। क्या आपके खिलाफ कभी भी कोई ऐसा कोई आपको विशेष अधिकार है जिसमें आपके खिलाफ न्यायपालिका में कोई केस दर्ज ना हो? बिल्कुल कराया जा सकता है यदि आप विधि के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं तो। किंतु राष्ट्रपति चूंकि भारत का संवैधानिक प्रमुख है और राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख है, इसलिए अनुच्छेद 361 में उनको यह विशेष अधिकार दिया गया है कि जब तक वो पदावधि में रहेंगे, पदावधि के दौरान उनके विरुद्ध किसी भी प्रकार की दंडिक कार्रवाई प्रारंभ या चालू नहीं रखी जा सकती। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है, ये एक तरीके का विशेष अधिकार है। समझ आई बात? ठीक है, ओके, आगे समझते हैं कि ये जो है, जो चीजें हमने अभी पढ़ी है, ये आपको किस रूप में याद रखनी है, ये अनुच्छेद 14 के अपवाद स्वरूप आपको याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं अनुच्छेद 14 आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो अब बात करते हैं अनुच्छेद 15 की। देखिए अनुच्छेद 15 में मूल भारतीय संविधान के अंतर्गत केवल 3 खंड थे। कितने खंड थे दोस्तों? 3 खंड। अनुच्छेद 15 के अंतर्गत कितने खंड थे? 3 खंड थे, 15(1), 15(2), 15(3), 15, और उसके बाद हमने देखा कि प्रथम भारतीय संविधान संशोधन और 93वें संविधान संशोधन के तहत इसमें 2 नए खंड जोड़े जाते हैं, 15(4) और 15(5), इसमें 2 नए खंड जोड़े जाते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 15 में शुरुआत के जो 2 खंड है, 15(1) और 15(2), इनमें आपके मूल अधिकार दिए हुए हैं। इनमें आप देखोगे किसी न किसी प्रकार की समानता की बात कही जाएगी, जबकि अनुच्छेद 15(3),
15(4) और 15(5) इनके अंतर्गत राज्य को अधिकार दिए गए हैं कि राज्य जो है वो 15(1) और 15(2) के विरोध में या अपवाद स्वरूप किस प्रकार की विधि का निर्माण कर सकते हैं और विधि निर्माण का आधार क्या होगा। देखिए अच्छे से समझाते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे अनुच्छेद 15(1) की। ठीक है, अनुच्छेद 15(1) देखिए अनुच्छेद 15(1) में क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि राज्य किसी नागरिक के प्रति, राज्य किसी नागरिक के प्रति, यहां पर एक शब्द दिया हुआ है नागरिक। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब दोस्तों यह है कि यह जो अनुच्छेद 15(1) का जो मूल अधिकार है यह केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है। तो अनुच्छेद 15(1) में कहा गया है राज्य किसी नागरिक के प्रति केवल, नागरिक के प्रति केवल, यहां पर एक शब्द डाल दिया केवल, केवल उसके धर्म, उसकी जाति, ठीक है, उसके लिंग, उसके मूल वंश, ठीक है, और उसके जन्म स्थान, उसके जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा, नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 15(1) में कहा गया है कि राज्य किसी नागरिक के प्रति केवल उसके धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश या फिर जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। तो यहां पर जो शब्द है केवल, देखिए यहां पर केवल का मतलब क्या है। यहां पर केवल का मतलब यह है कि राज्य केवल धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश और जन्म स्थान, यानी कि 1, 2, 3, 4 और 5, राज्य इन 5 आधारों पर किसी नागरिक के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन हो सकता है कि इन 5 आधारों के अतिरिक्त किसी अन्य आधार पर, किसी छठवें आधार पर, जैसे कि इसमें भाषा नहीं है, इसमें निवास स्थान नहीं है, ठीक है, तो ऐसे किसी अन्य आधार पर वो नागरिकों के साथ भेदभाव कर सकता है, किंतु इन आधारों पर वो किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। आप देख लीजिए किसी भी क्षेत्र में सरकार या राज्य आपके साथ इन आधारों पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करती है, चाहे धर्म के आधार पर, चाहे जाति के आधार पर, चाहे महिला पुरुष होने के आधार पर या अन्य आधारों पर। समझ आ रही है बात, ठीक है। लेकिन यहां पर ध्यान रखने वाली बात क्या है, यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है दोस्तों कि अनुच्छेद 15(1) में दिए गए प्रतिषेध, 15(1) के दिए गए जो प्रतिषेध हैं, या मैं यूं कहूं कि अनुच्छेद 15(1) में कही गई कोई भी बात जो है वो किसी भी प्राइवेट कंपनी पर लागू नहीं होगी, प्राइवेट कंपनी पर लागू नहीं होगी। समझ रहे हो, यानी कि प्राइवेट कंपनी आपके साथ आपके धर्म, जाति या फिर लिंग के आधार पर या किसी अन्य आधार पर वो भेदभाव कर सकती है। जैसे आप देखते होंगे कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो अपने यह नियम बना के रखती हैं कि वो 60 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले किसी भी स्थानीय नागरिक को अपने यहां पर एम्प्लॉयमेंट नहीं देगी या रोजगार नहीं देगी। या फिर हम देखते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कोई गारमेंट कंपनी है, कपड़े बनाने वाली कंपनी है, तो आप उसमें पाओगे कि उस कंपनी में पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं ज्यादा काम करने वाली होती हैं, एम्प्लॉय जो होते हैं वो महिलाएं ज्यादा हैं। तो क्या ये लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं है? बिल्कुल है, किंतु फिर भी प्राइवेट कंपनी को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वो लिंग के आधार पर भेदभाव कर रहा है। प्राइवेट कंपनी की नजर में कपड़ा सिलना या कपड़े कारीगरी एक ऐसा काम है जिसमें महिलाएं अधिक निपुण हैं, तो महिलाओं को प्रायोरिटी दे रहा है, तो उसे 15(1) के आधार पर हम भेदभाव नहीं मान सकते, क्योंकि 15(1) का दिया गया कोई भी प्रतिषेध या 15(1) में कही गई कोई भी बात जो है वो प्राइवेट कंपनी में लागू नहीं होती है। समझ आई बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करूंगा अनुच्छेद 15(2) की, ठीक है। अनुच्छेद 15(2), देखिए अनुच्छेद 15(2) जो है, अनुच्छेद 15(2) में कहा गया है कि राज्य के साथ साथ, किसके साथ साथ दोस्तों, राज्य के साथ साथ प्राइवेट कंपनियों को यह आदेश दिया जाता है। दोस्तों इसमें आदेश है, कई बार कई सारे एग्जाम्स में केवल इतना पूछ लिया गया है कि निम्न में से किस मूल अधिकार में राज्य को और अन्य को आदेश दिया गया है,
तो ये जो आदेश शब्द है इसका प्रावधान जो है 15(2) में आपको देखने को मिलेगा, जिसमें संविधान उनको आदेश दे रहा है कि आपको ये काम करना ही है। ठीक है, तो यहां पर अनुच्छेद 15(2) में कहा गया है कि राज्य के साथ साथ प्राइवेट कंपनियों को भी यह आदेश दिया जाता है कि वे किसी व्यक्ति के साथ सार्वजनिक स्थलों जैसे कि रेलवे हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, बस स्टैंड हो गया, और भी जितने भी सार्वजनिक स्थल हैं वो सभी सार्वजनिक स्थलों, उसके अलावा मनोरंजन स्थलों, कैसे स्थल दोस्तों, मनोरंजन स्थलों, यहां पर मनोरंजन स्थल से संबंधित है जहां पर आप मनोरंजन पाते हैं, जैसे कि क्रिकेट स्टेडियम है, हॉकी स्टेडियम है, फुटबॉल स्टेडियम है, या फिर सिनेमा घर है, या कुछ और। ठीक है, सार्वजनिक स्थलों, मनोरंजन स्थलों, स्नान घाट समझते होंगे। ठीक है, स्नान घाटों, उसके अलावा होटलों, दुकानों, ठीक है, सड़कों, पार्कों, या फिर सार्वजनिक कुओं या सार्वजनिक नलकूपों पर, किस पर दोस्तों, सार्वजनिक नलकूपों पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता या नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15(2) में आदेश दिया गया है केवल राज्य को ही नहीं बल्कि निजी संस्थान, निजी कंपनी या निजी आप कह सकते हैं प्राइवेट कंपनी भी इसमें शामिल है, इन सभी को यह आदेश दिया गया है कि वो किसी व्यक्ति के साथ किसी भी आधार पर, चाहे कोई सा भी हो, ठीक है, चाहे जन्म हो, यहाँ पर लिंग हो, यहाँ पर धर्म हो, जाति हो, या अन्य कोई हो, किसी भी आधार पर सार्वजनिक स्थलों, मनोरंजन स्थलों, स्नान घाटों, होटलों, दुकानों, सड़कों, पार्कों, सार्वजनिक कुओं, देखिए सार्वजनिक कुओं और नलकूपों की बात हो रही है, यहाँ पर निजी कुओं या नलकूप की बात नहीं हो रही है। सार्वजनिक कुओं, नलकूपों इत्यादि पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। यदि ये किया जा रहा है तो ये भेदभाव है, अस्पष्टता है, जिसके लिए अनुच्छेद 17 में विधि के अनुसार दंडनीय माना गया है कि यदि कोई ऐसा करता है तो ये अपराध है और जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। मूल भारतीय संविधान में अनुच्छेद 15(3) जो है उसमें 15(1) का अपवाद दिया गया है। ठीक है, वो 15(1) का क्या है दोस्तों, अपवाद है। 15(3) में दरअसल कहा गया है कि राज्य को यह अधिकार प्राप्त है, राज्य को यह अधिकार प्राप्त है कि वह महिला तथा बच्चों के लिए, किसके दोस्तों, महिला तथा राज्य के बच्चों के लिए क्या बना सकता है, विशेष प्रावधान कर सकता है या विशेष नियम बना सकता है, विशेष प्रावधान कर सकता है। समझ आ रही दोस्तों? ठीक है, तो अनुच्छेद 15(3) में 15(1) का अपवाद है। 15(1) में कहा गया है कि राज्य जो है वो किसी भी नागरिक के साथ लिंग या अन्य किसी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन 15(3) में देखिए यहां पर लिंग के आधार पर आपको भेदभाव देखने को मिलेगा। ठीक है, लिंग के आधार पर देखने को मिलेगा आपको, ये देखिए महिला और पुरुष के आधार पर, कहीं ना कहीं यहां पर बच्चों के आधार पर, ये एक वयस्क और अवयस्क के आधार पर भी भेदभाव है, आयु के आधार पर भेदभाव है। तो क्या ऐसा राज्य कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। आप देखिए, हाल ही में केजरीवाल सरकार ने महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की घोषणा की। आप देखते होंगे बच्चों को यौन हिंसा, शारीरिक जैसी हिंसाओं से या हम कैसे ऐसे अपराधों से बचाने के लिए भारत सरकार ने पॉक्सो एक्ट का निर्माण किया। महिलाओं को कार्य स्थल पर किसी भी यौन हिंसा प्रताड़ना से बचाने के लिए विशाखा गाइडलाइन के अनुरूप प्रत्येक स्टेट ने अलग अलग कानून बनाए हुए हैं। आपने देखा होगा कि महिलाओं को त्वरित न्याय मिल सके इसलिए फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना की गई। ठीक है, और ये सुनिश्चित करने के लिए कई ऐसे कठोर कानून बनाए गए जिसमें महिलाओं को तुरंत न्याय दिया जाता है। ठीक है, आप देखेंगे कि कोई रेप पीड़ित महिला है तो उसकी सुनवाई बहुत जल्द की जाती है। इवन रेप महिला से जुड़ा हुआ कोई भी काम है या महिला के लिए कानून जो है वो प्रायोरिटी देता है, वो उनका ध्यान रखने के लिए, और संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वो ऐसे कानूनों का निर्माण कर सकती है।
समझ आ रही है बात? ठीक है। अब देखिए मैं आपको यहां पर एक बात बता दूं, तो यहां पर अगर देखा जाए तो ये लिंग के आधार पर भेदभाव है, लेकिन दोस्तों ये भेदभाव नहीं है, ये सामाजिक न्याय है। आप याद कीजिए प्रस्तावना में सामाजिक न्याय की बात की थी हमने, ठीक है। सामाजिक न्याय क्या होता है? सामाजिक न्याय के अंतर्गत, ठीक है, सामाजिक न्याय के अंतर्गत राज्य या सरकार समाज के उन हिस्सों के लिए अधिक कार्य करेगी या उन हिस्सों को प्रायोरिटी देगी, प्राथमिकता देगी जो किसी न किसी रूप से पिछड़े हुए हैं या शोषित हैं। और हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि भारतीय समाज के अंदर महिला और बच्चे ये दो ऐसे वर्ग हैं जो कभी मानसिक हिंसा का, कभी शारीरिक हिंसा का, कभी यौन हिंसा का शिकार होते रहते हैं। और हम आए दिन हमारे अखबारों में और यहाँ अपने आसपास में ये घटनाएं सुनने को या देखने को मिल जाती हैं जहां पर इन दो वर्गों के साथ हिंसाएं होती रहती हैं। तो क्या समाज का कर्तव्य नहीं बनता है ऐसे लोगों के लिए सुरक्षा प्रदान की जाए, महिलाओं के लिए एक ऐसा वातावरण तैयार किया जाए जिसमें वो सुरक्षित महसूस कर सकें? और ऐसा तभी मुमकिन है जब उनको हमारे संविधान द्वारा, हमारे प्रशासन द्वारा संरक्षण दिया जाए। तो इसी कारण भारत की संसद ने, राज्य विधानमंडलों ने अलग अलग कानून निर्मित किए हैं जिनमें महिलाओं और बच्चों को विशेष प्राथमिकता दी है। समझ आ रही है बात? तो आप इसे अपवाद की तरह याद तो रख सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ये भेदभाव है। ये भेदभाव नहीं है, ये सामाजिक न्याय की श्रेणी में आता है। समझ आ गया होगा यो? ठीक है दोस्तों, जैसे इसके लिए एक आप एक उदाहरण दे सकते हैं, 15(3) में एक उदाहरण दे सकते हैं, महिलाओं के लिए प्रसूति अवकाश। प्रसूति अवकाश, यदि कोई राज्य सरकार में या केंद्र सरकार में कोई महिला कर्मचारी है और वो प्रेग्नेंट हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में उसको सरकार द्वारा 9 महीने का सवैतनिक अवकाश दिया जाता है। सवैतनिक, क्या उसके पति को, यदि पति भी ऐसे ही किसी काम में है, तो क्या उसे भी दिया जाता है? नहीं दिया जाता है। तो कुछ दिनों पहले तक 9 महीने नहीं था, लगभग 6-7 महीने था। अब बढ़ाकर इसे कितना कर दिया गया है? पूरे 9 महीने कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ आया? तो आप इसे भेदभाव नहीं समझेंगे, इसे आप सामाजिक न्याय के नजरिए से देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए बात करते हैं अनुच्छेद 15(4) की। अनुच्छेद 15(4), देखिए अनुच्छेद 15(4) को भारतीय संविधान में प्रथम संविधान संशोधन, कौन से संविधान संशोधन दोस्तों? प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा जाता है, ठीक है। मूल भारतीय संविधान में यह नहीं था। आखिर इसमें से क्या है? देखिए इसमें कहा गया है कि राज्य को यह अधिकार प्राप्त होगा, किसको दोस्तों? कि राज्य को यह अधिकार प्राप्त होगा, यह अधिकार प्राप्त होगा कि वह राज्य के सामाजिक या शैक्षणिक दृष्टि से, किस दृष्टि से? सामाजिक या शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों के लिए शिक्षण संस्थानों में, किसमें दोस्तों? शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। किसका प्रावधान? आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। तो आपसे सवाल पूछा जाए कि शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान कौन से आर्टिकल में है, तो वो है अनुच्छेद 15(4), और 15(5) में भी कहीं ना कहीं वही आरक्षण आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, दरअसल अनुच्छेद 15(4) में कहा गया है कि यदि राज्य का कोई ऐसा वर्ग है, ठीक है, जो सामाजिक रूप से या शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है, तो राज्य का यह कर्तव्य बनता है और राज्य के पास ये शक्ति भी है कि उन लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए वह शिक्षित कर सकता है। अब उन्हें शिक्षा आसानी से प्राप्त हो, इसलिए शिक्षण संस्थानों में उनके लिए आरक्षण का प्रावधान है। आप देखते होंगे जब भी अपने यहाँ पर प्रवेश सत्र शुरू होते हैं, एडमिशन सेशन ओपन होते हैं, जैसे हाल ही में होने वाले हैं, तो आप पाओगे किसी भी आप गवर्नमेंट कॉलेज में देखिए चाहे प्राइवेट कॉलेज में देखिए कि वर्ग वाइज सीट जो है वो फिक्स कर दी जाती हैं कि इतनी सीटें एसटी कैटेगरी की होंगी, इतनी सीटें एससी की होंगी, इतनी ओबीसी की होंगी, इतनी जनरल सीटें होंगी। समझ रहे हो ना? तो ऐसा किया जाता है। ऐसा क्यों करती है सरकार? क्योंकि अनुच्छेद 15(4) में उसे क्या दी गई है? शक्ति दी गई है।
किंतु वो ऐसे लोगों को ही आरक्षण प्रदान करेगी जो सामाजिक रूप से या शैक्षणिक रूप से क्या है, सरकार की नजर में पिछड़े हुए हैं। तो उन लोगों को शिक्षित बनाने के उद्देश्य से अनुच्छेद 15(4) का गठन किया गया, 15(4) को संविधान में जोड़ा गया। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अनुच्छेद 15(5) की। देखिए इसी में राज्य के मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, IIT जितने भी कॉलेज हैं सब इसी के अंतर्गत आते हैं। उनमें जो आप आरक्षण देखते हो वो अनुच्छेद 15(4) का ही एक पार्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 15(5) देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 15(5) जो है अनुच्छेद 15(5) अनुच्छेद 15(5) को 93वें संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में जोड़ा जाता है। तो अनुच्छेद 15(5) में क्या है? अनुच्छेद 15(5) में कहा गया है कि राज्य को यह अधिकार प्राप्त है, राज्य को यह अधिकार प्राप्त है कि वह राज्य के पिछड़े हुए जो नागरिक हैं, राज्य के पिछड़े हुए नागरिकों को शिक्षण संस्थानों में, किसमें दोस्तों? शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु छूट संबंधी नियम बना सकता है, छूट संबंधी नियम बना सकता है। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 15(5) में आप देखते होंगे कि जब भी आपका एकेडमिक सत्र शुरू होता है, एडमिशन ओपन होते हैं, तो आप देखिए जैसे कि गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं तो उनमें कैटेगरी वाइज जो है परसेंटेज के आधार पर आपको क्या दिया जाता है? एडमिशन दिया जाता है। तो आप कई बार देखते हैं कि ST, SC और अन्य जो जिनको आरक्षण प्राप्त है, इन वर्गों की जो मेरिट लिस्ट है वो काफी नीचे रखी जाती है ताकि उनको आसानी से प्रवेश मिल सके, ताकि अनुच्छेद 15(4) में जो शिक्षण संस्थानों में उनको आरक्षण दिया गया है उस आरक्षण का लाभ वो कम उठा पाएंगे जब वो किसी शिक्षण संस्थान में आसानी से प्रवेश या दाखिला ले सके। तो उनके लिए ये जो प्रवेश पाने की प्रक्रिया है इसे और आसान कैसे बनाया जाए, इस कारण ही इसी उद्देश्य के साथ ही अनुच्छेद 15(5) भारतीय संविधान में जोड़ा जाता है, जिसमें कहा गया कि राज्य के पिछड़े हुए नागरिकों को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु छूट संबंधी नियम का प्रावधान कर सकता है। और याद रखना है इसमें केवल सरकारी शिक्षण संस्थान नहीं आते, बल्कि इसमें सरकारी प्लस निजी शिक्षण संस्थान दोनों प्रकार के इसमें शामिल हैं। निजी शिक्षण संस्थान दोनों इसमें शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, तो अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता की बात कही गई है। अनुच्छेद 15 में किसकी बात की गई है? भेदभाव को रोकने की बात कही गई है, सामाजिक समानता की बात कही गई है। ठीक है, अनुच्छेद 15(4) में और 5 में अनुच्छेद 15(1) का अपवाद दिया गया है। 15(4) में क्या है? शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान। अनुच्छेद 15(5) में क्या है? शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु छूट संबंधी नियम का प्रावधान। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये अनुच्छेद 14 और 15 आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 17, 18 और 19 के संबंध में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।